मेरे इंडेक्स फंड पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पे ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न है। 17% XIRR ऑन इंडेक्स, ऑन सिंपल प्लेन वनीला इंडेक्स फंड। पहले आपका अप्रोच क्या था इंडेक्स फंड के बारे में, अब क्या है? हाँ, पर आप एक बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इंडेक्स फंड चूज करें और अपनी SIP शुरू करें। अगर आप एक प्रो भी हो जाएं तो भी इंडेक्स फंड कुछ पोर्शन में पोर्टफोलियो में जरूर रखें। वो आपके पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देता है, मार्केट के इक्विवेलेंट रिटर्न देता है। एक्सपेरिमेंट्स ना करें। हम देखते हैं ना कि पिज्जा के ऊपर भी पाइनएप्पल लगा के बेचा जा रहा है। मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है, बट श्योर मैं बता रहा हूँ नॉट टू ट्रिगर एनीवन। कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, राइट? कुछ भी एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ भी हो रहा है। तो इंडेक्स भी है, वो अल्फा इंडेक्स, लो वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स, हाई क्वालिटी इंडेक्स। अगर आपको इंडेक्स फंड में जाना ही है ना, प्लेन वनीला निफ्टी 50 इंडेक्स बढ़िया। थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। मेरा टारगेट है कि जितना मेरे पास लिक्विड मनी हो वो 15 महीने के अंदर अंदर मार्केट में चली जाए। तो वहां से 1-1 लाख की फिर मैं STP कर देता हूँ। अभी कहीं मैं 40-50 लाख रुपए महीने का STP कर रहा हूँ। गॉट इट। तो अभी आपके पोर्टफोलियो का साइज इज 40 CR? नहीं, अभी मेरे पोर्टफोलियो का साइज 40 CR होना है, वो दैट इज माय टारगेट। अच्छा। अभी अगर मैं अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो की बात करूँ, इट इज अराउंड 30 CR के आसपास। म्यूचुअल फंड से भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी एक्टिव इनकम अच्छी होनी चाहिए, फॉर श्योर होनी चाहिए, उसको बढ़ाने पे सबको ध्यान देना चाहिए। एंड दूसरी बात, आप म्यूचुअल फंड से भी 11 से 14% का रिटर्न कमा के भी आप अगर लंबे समय में सोचेंगे, आप एक एनॉर्मस जाइनॉर्मस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अगर 2025 में एज ऑफ टुडे किसी को फाइनेंस के बारे में सीखना है तो कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप रेकमेंड करोगे? बुक्स में डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा। तो पहले आपका अप्रोच क्या था इंडेक्स फंड के बारे में, अब क्या है? हाँ, पर आप एक बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इंडेक्स फंड चूज करें और अपनी SIP शुरू करें। अगर आप एक प्रो भी हो जाएं तो भी इंडेक्स फंड कुछ पोर्शन में पोर्टफोलियो में जरूर रखें। वो आपके पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देता है, मार्केट के इक्विवेलेंट रिटर्न देता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे बढ़ें, आपको समझना पड़ेगा कि इंडेक्स फंड्स से अच्छे एक्टिव फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको कुछ पैरामीटर्स समझने पड़ेंगे और ये जो एनालिसिस है, इट्स नॉट ईजी। ये एक तो समय के साथ आएगा। ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आज बोला आप ऐसे एनालिसिस कर लो, आप म्यूचुअल फंड चूज कर लोगे। आप कर भी लोगे ना, आपके साथ एक बिहेवियरल इशू रहेगा कि जब भी वो म्यूचुअल फंड गिरेगा आप डरोगे, आप बेच दोगे। जब आप इंडेक्स फंड में 1-2 साल इन्वेस्ट कर लेते हो ना, आप मार्केट की वोलेटिलिटी को अपनाने लग जाते हो। अगर आप इन्वेस्टिंग करते रहेंगे तो इंडेक्स फंड ने मेरी बहुत हेल्प करी। और इंडेक्स फंड से मुझे एक बात समझ आई कि दिस इज द ईजीएस्ट वे टू गेट एक्सपोजर टू द बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन US इंडेक्स फंड तो बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत आसान तरीका है ये। और इंडेक्स फंड में मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स ना करें। हम देखते हैं ना कि पिज्जा के ऊपर भी पाइनएप्पल लगा के बेचा जा रहा है। मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है, बट श्योर मैं बता रहा हूँ नॉट टू ट्रिगर एनीवन। कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, राइट? कुछ भी एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ भी हो रहा है। तो इंडेक्स भी है, वो अल्फा इंडेक्स, लो वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स, हाई क्वालिटी इंडेक्स। अगर आपको इंडेक्स फंड में जाना ही है ना, प्लेन वनीला निफ्टी 50 इंडेक्स बढ़िया। थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। व्हेन यू बाय निफ्टी 100, आपका एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेन टॉप 50 कंपनीज में ही जाएगा। व्हेन यू बाय निफ्टी 50 अलग से और निफ्टी नेक्स्ट 50 अलग से, तो उसका इम्पैक्ट अलग आने वाला है। क्योंकि जब आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड लेंगे, थोड़ा टेक्निकल हो रहा होगा शायद ऑडियंस के लिए, बट जो निफ्टी नेक्स्ट 50 आप अलग से लेंगे, उसमें आपका अच्छा एक्सपोजर जो है वो नेक्स्ट 50 वाली कंपनीज के अंदर जाएगा, राइट? तो मेरे हिसाब से एक प्लेन वनीला इंडेक्स फंड आप अगर शुरुआत करते हैं, इट्स अमेजिंग। आपको ये मौका देता है अपनी हिस्सेदारी लेने का उन कंपनी से जो कंपनीज आपकी वजह से ग्रो कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं निफ्टी 50 कंपनीज के नाम लेता हूँ, HDFC बैंक, ICICI, नेस्ले, ITC, रिलायंस, आई थिंक इस जगह पे जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो बोल दे कि मैंने इसमें से किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट कभी यूज़ नहीं किया है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि इंडेक्स फंड के जो रिटर्न है ना, वो हर हिंदुस्तानी का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। मैंने बहुत एग्रेसिवली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया कोविड में। तब तक मैं बहुत लिटरेचर पढ़ चुका था, वॉरेन बफे के बारे में, चार्ली मंगर के बारे में, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुनीश पबराय जी हैं। मैं धंधो इन्वेस्टर, मुझे ना कुछ कोर प्रिंसिपल्स समझ आने लग गए थे कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। ये बेसिक प्रिंसिपल हैं, इसके आगे पीछे कुछ भी करते रहो। ये बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आपकी पकड़ में है, आप गेम अच्छे से प्ले कर सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? जैसे कि एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पैनिक नहीं करना है मार्केट गिरने पे। और मैंने देखा कोविड में लोग
अपने स्टॉक्स ऐसे बेच रहे थे जैसे दुनिया खत्म होने वाली है, और दुनिया खत्म हो भी जाती तो हो जाती, फिर तो स्टॉक्स बेच के भी कुछ नहीं मिलना था, रख के भी कुछ नहीं मिलना था। आज भी मैं कंफ्यूज होता हूँ। आज हमारे पास AI है, आज हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं। आज वॉरेन बफेट LLM करके बात भी कर सकते हैं आज की डेट में। अब एक्चुअली में आप झांक सकते हो उनके माइंड में, उनकी पूरी फिलॉसफी समझ सकते हो, बट समझना और अप्लाई करना दो अलग अलग बातें हैं। एंड 2020 मुझे लगता है मेरे स्टार्स ऐसे अलाइन थे कि मैं अपनी लर्निंग के पीक पे होऊंगा, मेरे पास अच्छा कैपिटल होगा और मार्केट गंदी तरह टूटेगी। मैं अपने आप को बहुत बड़ा कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं बुलाता, आई वॉज अ लकी इन्वेस्टर। राइट प्लेस राइट टाइम। एंड इसमें प्लीज़ कोई ये लेसन ना ले कि आई वॉज ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। नो, मैं कोई मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा था। बस मुझे ये बात समझ आ गई थी कि भाई मार्केट में बहुत पैनिक है, निफ्टी 7800 टच कर रहा है, डालो। अच्छा, उस समय भी मैं अपनी एक गलती बताता हूँ। उस समय भी मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैंने ट्रक में पैसे लोड किए और बाय कर लिया। थे मेरे पास पैसे, पर मैं फिर भी डर डर के लगा रहा था। लगा रहा था वो अच्छी बात थी, लेकिन बहुत नहीं लगा रहा था, वो बहुत गलत बात थी। आज मैं अगर आपको उसी के रिजल्ट बताऊँ तो इंडेक्स फंड में उस समय बहुत इन्वेस्ट करता था। मेरे इंडेक्स फंड पे, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पे ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न है। 17% XIRR ऑन इंडेक्स, ऑन सिंपल प्लेन वनीला इंडेक्स फंड। तो 100% रिटर्न्स ओवर हाउ मेनी इयर्स? ओवर आप लगा सकते हैं कि जो मेजर इन्वेस्टमेंट हुई 2020 में हुई, उससे पहले 10,000 5,000 महीने की SIP चल रही थी, तो 5 साल के आसपास मुझे अप्रॉक्सीमेटली इतने रिटर्न्स मिले। मैंने इस पर डिटेल पोस्ट भी डाल रखा है। एक तो आजकल ना एक और बड़ी दिक्कत वाली चीज़ हो गई है, झूठ बोलने वाले डिसऑनेस्ट लोग आ गए मार्केट में, कि कभी कोई बंदा ऑनेस्टली भी बोल रहा था तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। तो मैंने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला तो मेरे पर क्वेश्चन की झड़ी आ गई, स्क्रीनशॉट दिखाओ, ये दिखाओ, कागज़ दिखाओ, हम नहीं मानते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने एक डिटेल पोस्ट वहाँ पर भी डाला है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ विश्वास रखें, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे काम की बात क्या है? नंबर 1 कि जब सब पैनिक कर रहे थे मैंने नहीं किया। नंबर 2, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैं कितना लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। नंबर 3, मैं ये देखता हूँ कि मैं XIRR कितना जनरेट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मैंने 1 साल में कितना कमाया है, 2 साल में कितना कमाया। 17% XIRR अगर आपके पास आ रहा है 5-7 साल की इन्वेस्टमेंट पे। राकेश झुनझुनवाला साहब की क्लिप बहुत वायरल हुई थी कि अगर आप 18% कमा रहे हो ना मार्केट में, आप किंग हो। आप अगर 21% कमा रहे हो, आप एम्परर हो मार्केट में, राइट। और मैं बिना कुछ करे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड में अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करके 17% कमा रहा हूँ ना, तो मैं तो सोचता हूँ मैं लकी हूँ। मैंने अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत टोन डाउन कर रखी है ऑन अ पोर्टफोलियो लेवल, नॉट ऑन माई इक्विटी पोर्टफोलियो, ऑन माई पोर्टफोलियो लेवल विच मेनली कंसिस्ट ऑफ इक्विटी एंड दी आर्बिट्राज फंड्स। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, मैं अपने रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो या और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं जोड़ रहा हूँ, I genuinely expect a return of 11 to 14%. That's it. Okay, तो as of today आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है? पहले इंडेक्स फंड्स थी, तो अब क्या है? ओके, तो 2020 का ये फेज़ गया। 2020 के इस फेज़ के जाने के बाद 2021 में मुझे लगा मार्केट तो बहुत अच्छी है, बहुत रिटर्न्स देती है। थोड़ा सा मैंने फैलना शुरू कर दिया कि ये फंड भी लूँगा, वो फंड भी लूँगा, ऐसे भी करूँगा, वो भी करूँगा, एक्सपेरिमेंट्स करूँगा। एंड ये चला 2 साल तक। मैंने US इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचा, एप्पल के शेयर्स खरीद लिए मैंने जाके, और US के इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट किया, उसमें अच्छा रिटर्न मिला मुझे। ग्रेजुअली मुझे समझ आया कि ओके स्टॉप, मुझे अपने पोर्टफोलियो को जू नहीं बनाना है, चिड़ियाघर नहीं बनाना है। बहुत क्लटर्ड हो गया था। एंड क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स पढ़ाता भी था, तो कुछ म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए लेता था कि मुझे इसके बारे में सिखाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कैसे काम करता है, इसका क्या रिटर्न निकल रहा है। मैंने अपने आप को रोका और मैंने ये समझ लिया कि 4 फंड्स मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिए आज की डेट में। मुझे अपना पूरा पोर्टफोलियो उन 4 फंड्स में बनाना है। ऑब्वियसली मैं बहुत छोटे से स्टार्ट करता था, मुझे लगता था कि मैं 2.5 CR हर फंड में डालूंगा और आराम से 10 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो होगा, एंड आई विल बी हैप्पी। विद गॉड्स ग्रेस मेरी एक्टिव इनकम अच्छी है और अभी भी अच्छी चल रही है। मुझे लगता है कि फोरसीबल फ्यूचर में बहुत अच्छी रहेगी। तो उन सारे फंड्स में मैंने टारगेट किया कि आई विल हैव एटलीस्ट 10 करोड़ ईच इन ईच फंड, एंड वही मेरे 4 कोर फंड रहने वाले हैं। एक बात मैंने और नोटिस करी अपने बारे में कि मैं ना बहुत सारा लमसम इन्वेस्ट करने लग गया था, और लमसम इन्वेस्टमेंट में हो क्या रहा था कि आई वॉज वेटिंग मार्केट गिरेगी मैं इन्वेस्ट करूँगा। मैं करता भी था, लेकिन मुझे लगता था कि ये प्लान काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार रह भी जाता था, और कई बार ऐसा हुआ कि किसी महीने तो मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, फिर किसी महीने मैंने इन्वेस्ट किए सिर्फ 2 लाख रुपए। तो वो एक सिस्टम नहीं बन पा रहा था। फिर मैंने अगेन, ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ये सबको करना चाहिए, एटलीस्ट महीने में एक बार अपने साथ बैठें और सोचें कि आप क्या कर रहे हैं इन्वेस्टिंग में, और सोचें कि क्या वो आपके गोल्स के साथ अलाइंड है, क्या वो सिंपल है, क्या वो आपके गोल्स अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। लोग क्या करते हैं ना, पीपल जस्ट डू वन थिंग एंड सोचते चलने देते हैं अब इसको। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मेरे पास जितना भी एक्सेस लिक्विड पैसा आता है मैं सिंपली उसी फंड हाउस के आर्बिट्राज फंड में डाल देता हूँ।
और वहाँ से मैं STPs लगा देता हूँ। और STP में मैं कैसे लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज 60 लाख रुपीज़ पड़े हैं और मुझे वो 4 फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो व्हाट आई विल डू, 15 लाख 15 लाख 15 लाख मैं चारों फंड हाउस के आर्बिट्राज फंड में डाल दूंगा, और वहाँ से मेरा टारगेट है कि जितना मेरे पास लिक्विड मनी हो वो 15 महीने के अंदर अंदर मार्केट में चली जाए। तो वहाँ से 1-1 लाख की फिर मैं STP कर देता हूँ। अभी कहीं मैं 40-50 लाख रुपए महीने का STP कर रहा हूँ, ओके, राइट, क्योंकि मेरे पास बहुत लिक्विड फंड्स था। मैंने वो सब जो है, ये लोग इसमें ना डाउट करने लग जाते हैं, मुझे यही बहुत डर लगता है। तो अभी अराउंड 40-50 लाख के आसपास का STP मेरा जा रहा होगा। सिंस आई एम इनटू अ प्रोफेशन, तो मेरे इनफ्लोज कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं बैंक के, तो आई मेक इट श्योर कि मैं आर्बिट्राज में डालूं और आर्बिट्राज से वो पैसा जो है वो अपने आप फंड्स में जाता रहे। एक बात। दूसरी बात, आर्बिट्राज क्यों? आर्बिट्राज इसलिए क्योंकि टैक्सेशन में बहुत बेनिफिट मिलता है। आई होप इसे सुन के सरकार कुछ बदल ना दे, क्योंकि आर्बिट्राज फंड पे इक्विटी वाला टैक्सेशन मिलता है। एंड इक्विटी टैक्सेशन इज कि आप जब शॉर्ट टर्म में आपको गेन होगा, यू विल गेट अ 20% टैक्स, एंड अगर लॉन्ग टर्म होता है तो यू विल गेट अ 12.5% टैक्स, राइट, LTCG जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ मुझे बहुत बेनिफिशियल लगता है कि रादर दिन मैं अपने बैंक अकाउंट में उसे रखा रहने दूँ, वो सेविंग में 3-4% कमाएगा, उस पर मेरे टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से 35% 40% का इनकम टैक्स लगेगा। तो इट्स बेटर कि उसे आप आर्बिट्राज में पार्क करो, आर्बिट्राज से STPs लगाओ, वहाँ पे आपने टैक्स सेव कर लिया, एंड देन वो पैसा आपके मेन फंड्स में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, आपने मार्केट की वोलेटिलिटी भी कैप्चर कर ली STP के थ्रू। हाँ, अभी भी अगर कोई मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आएगा तो मेरे पास कुछ मेरा अलग से गन पाउडर रखा हुआ है, उसको मैं ज़रूर निकालूंगा और ज़रूर इन्वेस्ट करूंगा। गॉट इट। तो अभी आपके पोर्टफोलियो का साइज इज 40 CR? नहीं, अभी मेरे पोर्टफोलियो का साइज 40 CR होना है, वो दैट इज़ माई टारगेट। अच्छा। अभी अगर मैं अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो की बात करूं, इट इज़ अराउंड 30 CR के आसपास। ओके। एंड आई एम श्योर 40 CR होने के बाद मुझे लगेगा अब मैं और कुछ टारगेट बनाता हूं, क्योंकि जब तक एक्टिव इनकम आ रही है आई विल नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग। वो शिफ्टिंग गोल पोस्ट होते रहेगा। नहीं, मैं इसमें बहुत आपको क्लियरली बता दूं कि मैं गोल पोस्ट को इसलिए शिफ्ट नहीं कर रहा कि मेरे एम्बिशंस बढ़ते जा रहे हैं। मेरे गोल पोस्ट इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास इनपुट अच्छा आ रहा है, तो आई कैन नॉट कीप इट इन माई FDs, और मैं उनको ज़बरदस्ती ऐसी जगहों पे ना रखूँ ना जहाँ पे उसकी वैल्यू कम हो रही है। मैं अपने पोर्टफोलियो से सिर्फ एक ही बात प्रूव करना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड से भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी एक्टिव इनकम अच्छी होनी चाहिए, फॉर श्योर होनी चाहिए, उसको बढ़ाने पे सबको ध्यान देना चाहिए। एंड दूसरी बात, आप म्यूचुअल फंड से भी 11 से 14% का रिटर्न कमा के भी आप अगर लंबे समय में सोचेंगे, आप एक एनॉर्मस जाइनॉर्मस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। ट्रोल करते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हाँ, वो चलता रहेगा, मैं लगा रहूँगा। और अगर आप इसकी सिंपल कैलकुलेशन देखें ना, अगर हम रूल ऑफ 72 की भी बात करें, रूल ऑफ 72 सेज कि आपका पोर्टफोलियो आप 72 को डिवाइड कीजिए अपने रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे। तो मेरा जो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है एक फंड के अंदर, राइट, उसमें अराउंड 8 CR का मेरा एक्सपोजर है राइट नाउ। अगर मैं अपनी वाइफ का भी उसमें एक्सपोजर जोड़ दूं तो अराउंड हम 8.59 के आसपास पहुंच रहे होंगे। उसमें जो हमारा रिटर्न बन रहा है वो 19% के आसपास का रिटर्न है, XIRR अगेन, एंड आई एम इन्वेस्टिंग सिंस 2018। तो एक अच्छा पीरियड है, और अच्छे पीरियड में एक अच्छा XIRR है। आई एम हैप्पी। मैं तो एक हम्बल रिटर्न अगर 12% का भी ले लूँ, 72 डिवाइडेड बाई 12 इज 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 6 years में पोर्टफोलियो डबल होगा। इवन इफ आई स्टॉप इन्वेस्टिंग राइट नाउ, in next 6 years my portfolio value will be 60 crores and in next 6 years it will be 120 crores. मुझे नहीं लगता मैं इतना पैसा कहीं कभी लगा पाऊंगा, राइट, एंड आई विल नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग एट ऑल। मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा। और मैं एक लेसन सबको ये देना चाहता हूँ कि आप जब पैनिक करते हैं ना, तब आप ना मनी लूज़ करते हैं। आप जब जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं ना, तब आप मनी लूज़ करते हैं। आप अपने इस सेंटेंस को बोलिए कि आई वॉन्ट टू क्रिएट वेल्थ, इसके बाद जो आप एक वर्ड लगा दें ना, आई वॉन्ट टू क्रिएट वेल्थ फास्ट, दैट फास्ट इज स्टॉपिंग यू टू क्रिएट योर वेल्थ। वही प्रॉब्लम है। अब एक्टिव इनकम अच्छी है, उसके लिए मैं लक को क्रेडिट ना देके अपने हार्डवर्क को क्रेडिट दूंगा। स्टॉक मार्केट में हमेशा लक को क्रेडिट देके चलता हूँ। आप भी हार्डवर्क कीजिए ना, किसने रोका आपको अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने से? बढ़ाने के साथ साथ एक चीज़ बोलूँगा, अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मत बढ़ाइए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ऐसी ना हो कि आपने एक्टिव इनकम जितनी बढ़ाई उसी प्रपोर्शन में अगर आपने अपनी इन्फ्लेशन भी बढ़ा ली। एक तो जेनरिक इन्फ्लेशन हो गई जो आप बताते हैं 5 से 7% बढ़ती है। एक होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कि भाई पहले मैं वैगन-आर में चल रहा था और अब मेरी इनकम इतनी हो गई है, तो ले आओ भाई BMW X7 लेके आओ। अब तो चाहे वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लेके आओ। तो वो आपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखनी है, एक्टिव इनकम बढ़ाते जानी है। या दैट्स अ वेरी गुड लेसन एक्चुअली। आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि मतलब भावनाएं में नहीं बह जाना है, एंड वी हैव टू कीप आवर एक्सपेंसेस इन कंट्रोल। यस आपने ये ना बहुत बेसिक हैं। आप कभी भी कितनी भी आप फाइनेंस पे किताबें पढ़ लो, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते पर्सनल फाइनेंस के अंदर। आप हमेशा मार खाओगे, हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा उधार में डूबे रहोगे, हमेशा
लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा आपको पैसों के लिए, अगर आप बेसिक स्ट्रांग नहीं रखते हो। सबसे बड़ा बेसिक यही है, नंबर 1 आपके पास एजुकेशन स्किल, कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। नंबर 2 आपको उसे मोनेटाइज करना आना चाहिए कि आप उससे कैसे पैसे कमाने वाले हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास एजुकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी था, मेरे पास स्किल, उसको मैं टीचिंग मैंने उसको कन्वर्ट किया। आपको उसे मोनेटाइज करना आना चाहिए। मोनेटाइज करने के बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जो कमा रहे हैं आपने उससे बहुत कम खर्चे पे अपनी लाइफ चलानी है, और जो बैलेंस आपके पास बच रहा है आपने उसको एक प्लान्ड वे में इन्वेस्ट करना है। दिस इज द बेसिक। अगर आप इस बेसिक को इग्नोर कर दो, जाके देख लो जितनी यूट्यूब की वीडियो देखनी है, इस बेसिक को इग्नोर कर दो, आप कभी भी पर्सनल फाइनेंस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये बात मैं आपको पूरी एश्योरेंस के साथ बोल रहा हूँ। आप मेरे सामने लाके शायद 4 लोगों को खड़ा कर सकते हैं कि ये देखो इसने बेसिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए थे, मैं बोलूँगा इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। शायद बेसिक प्रिंसिपल फॉलो ना करके वो कुछ समय तक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है। गॉट इट। तो ये जो 30 CR का कॉर्पस है आपका, इसका एग्जैक्ट ब्रेकअप क्या है? कितना परसेंटेज स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स में है, कितना म्यूचुअल फंड्स, कितना कोई और ऑल्टरनेटिव एसेट्स है? सो ये पहली बात जो 30 CR मैंने आपको बताया, दिस इज टोटली इनटू स्टॉक मार्केट। अच्छा, ओके, ये पूरा इक्विटी है, इधर इन आर्बिट्राज और इन दी एक्टिव फंड्स, राइट? ठीक है। अगर आप पूछेंगे स्टॉक्स में और अपना म्यूचुअल फंड में कितना ब्रेकअप है, अगर मैं ऐप में देखता हूँ तो मुझे वो दिखाता है कि 83% इज इन म्यूचुअल फंड एंड अराउंड द रिमेनिंग इज इन एक्टिव स्टॉक्स। बट वो गलत है। वो क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो एक्टिव स्टॉक्स है उसमें भी बहुत सारा ETF है, और ETF को मैं म्यूचुअल फंड ही मान के चलता हूँ, राइट? स्टॉक्स मेरे पास नाम के रह गए हैं एंड मैं मौका ढूंढता रहता हूँ कि कब बेचना है इनको। तो जैसे ही मार्केट जंप करती है कभी भी, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक मैंने गलती से लिया था, या मेरी इन्वेस्टमेंट आज की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से, आज की इन्वेस्टिंग विजडम से मैच नहीं कर रहा है, किसी की टिप पे ले लिया था, कुछ ऐसी बात हो गई थी, मैं उसको कट कर देता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। मैंने इसको बहुत बहुत एग्रेसिवली मैं इसको कर रहा हूँ। सूनर और लेटर माई 100% पोर्टफोलियो विल बी इन म्यूचुअल फंड्स और ETFs। इसके अलावा अगेन बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा इसको लेके, मैंने थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट ऐड किया है, राइट? क्यों ऐड किया है? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा पोर्टफोलियो इक्विटी की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो झुक गया है, राइट? तो मुझे लगता था कि एक एसेट क्लास वाइज डाइवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो रिसेंटली मैंने कुछ लैंड में इन्वेस्ट किया है, एंड वो प्योर इन्वेस्टमेंट है, उसमें मैं कुछ रहने के लिए ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। वो प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो इन्वेस्ट किया है। अगर 2025 में एज ऑफ टुडे किसी को फाइनेंस के बारे में सीखना है तो कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप रेकमेंड करोगे? मैं अगर शुरुआत करूँ, आई विल गो फॉर बुक्स। बुक्स आर दी अल्टीमेट रिपोजिटरी ऑफ द विजडम ऑफ सेंचुरीज। भगवान के लिए इसे AI की मदद से मत पढ़िए। बुक की PDF ढूंढी, डाल दिया आपने भाई चैट GPT में, समरी बता दे, प्लीज। नहीं आएगी आपको फील, नहीं मिलेगी आपको लर्निंग। आप हर काम तेजी में करना चाह रहे हैं और उसकी वजह से आपका हर काम डिले होता जा रहा है। एंड अच्छे पॉडकास्ट हैं। अब अच्छे पॉडकास्ट से मेरा मतलब क्या है? अगेन मैं इंडिया बेस्ड पॉडकास्ट तो बहुत ही कम सुन पाता हूँ। कहीं भूत की बात हो रही है, कहीं प्रेत की बात हो रही है, कहीं आत्मा की बात हो रही है, कहीं, तो मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आती। बट येस, छुपे हुए हैं जेम्स कहीं कहीं पे। वो जेम्स अगर आप निकाल सकते हैं, सुनिए। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि बुक्स के साथ भी और इवन पॉडकास्ट के साथ भी, या किसी भी रिसोर्स के साथ जब आप पढ़ रहे हो, यू हैव टू बी अ एक्टिव लर्नर। अभी एक्टिव लर्नर क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ और उस बुक के मैं फर्स्ट चैप्टर, पहले 15 पेज पढ़े मैंने, लेकिन वो 15 पेज मैंने 15 बार पढ़ लिए हैं। उसके प्रॉपर नोट्स है मेरे पास। मैं जब भी बुक पढ़ता हूँ साथ में हमेशा नोट्स जरूर बनाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर मेरे पास कुछ लिखने के लिए नहीं है तो आई विल स्टार्ट मेकिंग वॉइस नोट्स। और मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ? एक सेक्शन है व्हाट आई हैव लर्नड, हाउ आई कैन अप्लाई दिस। तो ये मेरी बहुत गंदी हैबिट है, इसकी वजह से मैं बहुत स्लो पढ़ पाता हूँ। नो, दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड वे टू लर्न, बिकॉज फिर ही रजिस्टर होता है। Yes. मतलब मसल मेमोरी बनती है फिर। यस, तभी मसल मेमोरी बनती है। और एक मैं चीज़ और भी करता हूँ, मैं तो टीचर हूँ ना, मेरे पास रेडी ऑडियंस है विद ऑल द ड्यू क्रेडिट्स। मैं वही बात जाके बोल भी देता हूँ। कोई पॉडकास्ट या बुक्स जो आप रेकमेंड करोगे व्यूअर्स के लिए? बुक्स में डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा। फर्स्ट बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। मॉर्गन हाउसल, वो तो मेरी गो टू बुक है। सेकेंड बुक सेम एज एवर, अगेन बाय मॉर्गन हाउसल। Third book is Seeking Wisdom by Peter Bevlin, if I'm not wrong. Fourth book again by Peter Bevlin, that is All I Want to Know Where I Will Die and I Will Not Go There. This is the name of the book. ये टाइटल है? हाँ, ये टाइटल है। काफी खतरनाक टाइटल। चार्ली मंगर की सही है बेसिकली, उस पे टाइटल बना हुआ है। एंड दिस इज अगेन विजडम फ्रॉम मंगर एंड वॉरेन बफे। आप ये 4 बुक पढ़िए एंड सीकिंग विजडम को सबसे लास्ट में उठाइएगा। सीकिंग विजडम थोड़ा ओवरवेलमिंग और बहुत ज्यादा आपको परेशान कर सकती है। जनरली लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बट आई एम श्योर वो किसी को समझ नहीं आती है। बहुत डेंस है वो बुक, बहुत डेंस है। प्लस जिस जमाने में वो लिखी गई, उस जमाने की लिखावट और लिखने का स्टाइल, प्लस जो उसमें डेटा पॉइंट्स यूज हुए वो सारे उस जमाने के और US बेस्ड ज्यादा है। उसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 8 पढ़िए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मिस्टर मार्केट से डील करता है। कमाल का चैप्टर है, दोबारा पढ़िए, उसके बारे में लिखिए, बहुत मजा आएगा। एक बुक और है रिचर वाइजर हैप्पियर
बाय विलियम ग्रीन्स, आई होप मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ। इस बुक में आपको डिफरेंट इन्वेस्टर्स के बारे में जानने को मिलेगा, जॉन टेम्पल्टन, हावर्ड मार्क्स एंड देन वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, मुनीश पबराय, एक दो और अच्छे इन्वेस्टर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। डेफिनेटली ये बुक्स आप पढ़िए, इनको अपने साथ रखिए हमेशा। एंड लेटर्स टू द शेयर होल्डर बाय वॉरेन बफे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी बहुत अमेजिंग है। अमेजॉन के जो लेटर्स टू द शेयर होल्डर हैं वो भी बहुत अमेजिंग है। आई थिंक ये बुक शुरू कीजिए, आप इन्हीं को खत्म नहीं कर पाएंगे और इन्हीं से आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा, आपका बिहेवियर मैनेज होना शुरू हो जाएगा इन इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस। वाह, ये मेरे टू रीड लिस्ट में अब एंटर हो चुके हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.